प्रश्न है क्लास 12 फिजिक्स ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन चैप्टर 1 का है। दिए गए चित्र में आवेश Q का प्रभावी लेवल 0 है तो Q/Q का मान क्या होगा। Q/Q का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा इस चित्र पर। तो इस चित्र पर जो है ध्यान देना होगा। उसके बाद जो है अगर हम इसका बल सदिश निकालें तो इसका जो है इस तरफ से चला जाएगा और इसका जो है इस तरफ से चला जाएगा। और बात करें इस ये जो बल लग रहा है Q पर, ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये तो सिंपल है, एकदम स्ट्रेट जा रहा है, इसलिए अगर हम इसको मान ले F1 तो ये F1 हो जाएगा, ये हो जाएगा F2। लेकिन यहाँ पर जो ये F3 इसका हो जाएगा, लेकिन जो इसका परिणामी जो सदिश है F3 का परिणामी सदिश जो अलग से निकलेगा वो है FR। तो FR इक्वल जो हो जाएगा वो हो जाएगा FR इज इक्वल टू रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस जो है F1 इंटू F2 कॉस थीटा। तो अगर हम इसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे तो ये √2 F1 निकलेगा, ये √2 F1 निकलेगा। इसलिए क्योंकि F1 और F2 दोनों इक्वल है, F1 और F2 इक्वल है क्योंकि यहाँ पर आवेश भी समान है और दूरी भी समान है, इसलिए ये F1 और F2 वाला जो बल है ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है ये दोनों का मान जो है बराबर होगा और FR इक्वल टू हमें प्राप्त हो जाता है √2 F1। तो ये याद रखना है। उसके बाद वर्ग का विकर्ण जो होता है √2 इंटू भुजा, तो भुजा यहाँ पर है R, तो ये हो जाएगा वर्ग का विकर्ण √2A, तो √2R। तो एक जगह पर R है तो यहाँ पर √2R हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2R। अब कर रहा है परिणामी बल शून्य है, तो परिणामी बल शून्य है तो अर्थात जो है FR प्लस हो जाएगा F3 इज इक्वल टू 0, FR प्लस F3 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इस पर मान बैठाए तो ये हो जाएगा √2 F1 प्लस F3 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो √2 इंटू F1, तो F1 का जो फार्मूला हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बार उसका ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर 1/4πε0 को हम यहाँ पर K मान लेते हैं, तो K हो जाएगा। उसके बाद Q1 Q2 दिया हुआ है, एक है बड़ी Q एक है छोटी Q, तो ये हो जाएगा R²। फिर ये जो प्लस वाला इधर माइनस में चला आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, तो F3 का भी हो जाएगा K इंटू Q² क्योंकि ये डबल Q एक ही है बड़ी Q, तो ये Q इंटू Q² हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा R, तो यहाँ पे हो जाएगा R। और चूंकि ये यहाँ पर जो है √2R है तो इसलिए ये √2R का होल स्क्वायर हो जाएगा, √2R का होल स्क्वायर। उसके बाद अगर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो नीचे में जो आएगा आंसर वो √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर होता है 2 हो जाएगा और R का स्क्वायर R² हो जाएगा। तो R² यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, एक Q यहाँ पर बड़ी कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा एक ये छोटी Q और इधर बचेगा यहाँ पर √2, K भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो है यहाँ पर बचा हुआ है ये देखिए √2 और ये 2, तो ये दोनों जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो हो जाएगा √2 इंटू √2 इज इक्वल टू Q यहाँ पर एक है तो ये Q और ये जो यहाँ पर एक छोटी Q बचा हुआ ये यहाँ चलाएगा R। तो यही तो पूछ रहा था Q/R, सॉरी Q/Q, कैपिटल Q और जो है स्मॉल Q दोनों आवेश हैं, तो कैपिटल Q और स्मॉल Q आवेश का जो है आंसर पूछा तो उसका आंसर हो जाएगा 2√2 इंटू √2 और यहाँ पर माइनस है तो माइनस से लेना देना नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जो है आंसर में ये नहीं दिया हो तो हमें प्लस में ही लेना है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा B 2√2। तो और इसका जो आंसर दिया हुआ यहाँ पर A नंबर ये, तो ये गलत आंसर है, तो इसलिए आपको याद रखना है 2√2। तो ऐसे आपको बहुत सारे गाइड में भी इस तरह के जो है करेक्ट अनकरेक्ट मिलेंगे, तो आपको ध्यान रख के याद करना पड़ेगा और सॉल्यूशन भी पूरी तरह से आपको गाइड पे डिपेंड नहीं रहना है। इसलिए जो इसको रट मत लीजिएगा पूरा, तो इसलिए खुद से जांचिए उसके बाद याद कीजिए। उसके बाद है दूसरा नंबर, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, जो है जब किसी आवेशित वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, दोनों चीज़ हो सकती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है आवेशित होता है तो आवेशित दो तरीके से होता है, एक होता है ऋण आवेशित और एक होता है धन आवेशित। ऋण आवेशित होता है कि आवेश लिया है तो जब आवेश लेगा तो आवेश में भी द्रव्यमान होता है, तो आवेश जैसे ही आएगा तो वो आवेश का द्रव्यमान भी जुट जाएगा, तो आवेश का जो जैसे जुटेगा तो वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो इस तरह से जो ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है।
तो अब चलते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरा नंबर क्या है, विद्युतशीलता का SI मात्रक। तो विद्युतशीलता का SI मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन पर न्यूटन जो है, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर। तो यहाँ पर यही है, उल्टा दिया हुआ है, तो ये होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इस तरह से होता है। तो जब हम ये डिवाइड का साइन हटाते हैं तो ऊपर पे माइनस में चला जाता है, तो इसलिए यहाँ पर ये -1 दिया हुआ है, -2। तो होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, एक ही पदार्थ के धातु के 2 गोले ए और बी दिए गए हैं, एक पर +Q आवेश है, दूसरे पर -Q आवेश है। तो पूछ रहा है ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कह रहा है एक ही पदार्थ के 2 गोले ए और बी हैं, एक पर Q आवेश दिया जाता है और दूसरे पर -Q आवेश दिया जाता है। तो जब -Q आवेश दिया जाएगा, तो आवेश जब दिया जाता है, तो जब -Q आवेश दिया जाए दूसरे पर, तो अभी तुरंत हमने बताया था कोई भी वस्तु अगर ऋण आवेशित हो रहा है तो उस पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन आएगा तो द्रव्यमान बढ़ेगा। तो इसलिए ये हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, कि बी का द्रव्यमान बढ़ेगा, क्योंकि ऋण आवेश आ रहा है इसलिए इलेक्ट्रॉन इस पर जो ज़्यादा आएगा, तो इसका जो द्रव्यमान बढ़ेगा। उसके बाद जो आता है 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धातु के बने गोले ए को धनावेशित किया जाता है और गोले ए के बराबर द्रव्यमान के दूसरे धातु के गोले बी को उतने ही परिमाण का ऋण आवेश दिया जाता है। जितना धन आवेश गोले ए को दिया गया था, तो अब 4 ऑप्शन है, उसमें से एक बताना है। गोले ए और बी का द्रव्यमान अब भी बराबर ही रहेगा। बी नंबर कह रहा है कि गोले के ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, गोले बी का द्रव्यमान घट जाएगा, गोले बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन के अनुसार है कि ऋण आवेश आएगा तो द्रव्यमान जो है बढ़ेगा, तो इसलिए ये यहाँ पर जो है गोले बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, क्योंकि इस पर ऋण आवेश ज़्यादा आया है। इस पर ऋण आवेश आएगा मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और धन आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन आएगा तभी तो द्रव्यमान बढ़ेगा, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। उसके बाद है 6ठा नंबर क्वेश्चन कि विद्युत क्षेत्र ई के लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर पी है। इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिक ऊर्जा शून्य मान लेने पर ई और पी के बीच थीटा कोण की स्थिति में ध्रुव की स्थितिक ऊर्जा क्या होगी। तो इसकी स्थितिक ऊर्जा जो वो हो जाएगी माइनस वेक्टर पी इंटू वेक्टर ई। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा द्विध्रुव की स्थितिक ऊर्जा। तो उसके बाद जो चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कूलम बल है, तो कूलम बल जो है केंद्रीय बल भी है और विद्युतीय बल भी है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों। उसके बाद चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। 8 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है यदि समरूप विद्युत क्षेत्र ए एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है, तो समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है, तो समविभव जो हो जाएगा, तो समविभव जो है जिस अक्ष के दिशा में पूछेगा वो उससे हट के होता है। तो एक्स में पूछा जा रहा है तो इसके हट के वाई और जेड, तो ये हो जाएगा वाई जेड तल की दिशा में। ये मैंने ट्रिक बताया, आपको याद रखना, अगर वाई का पूछेगा तो एक्स जेड हो जाएगा, जेड का पूछेगा तो एक्स वाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी अक्ष के अनुरूप पूछे आप आसानी से उसका उत्तर दे सकते हो। उसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विद्युत क्षेत्र आवेश का, जो विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है, तो ESU मात्रक में जो इसका होता है मान वो होता है 4.78 इंटू 10⁻10। उसके बाद चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, तो स्थिर विद्युत क्षेत्र हमेशा संरक्षित होता है। उसके बाद है 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी एकांकी चालक में निम्न में से कौन सा अनुपात हमेशा अचर रहेगा। तो Q/V, तो Q/V हमेशा अचर रहता है, वो है धारिता। Q/V कहने का अर्थ है वो है धारिता। तो धारिता हमेशा किसी भी एकांकी चालक की हमेशा स्थिर रहती है। उसके बाद चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। तो 12 नंबर जो क्वेश्चन कहा जा रहा है वो कह रहा है 1 कूलम आवेश बराबर कितना ESU होता है। तो 1 कूलम आवेश बराबर 3 × 10⁹ ESU होता है। उसके बाद चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है एक विद्युत द्विध्रुव 2 विपरीत आवेशों से बना है, तो जिनके परिणाम +3.2 × 10⁻⁻19 कूलम
और उसी का जो है प्लस वर्जन यहाँ पर है, सॉरी माइनस वर्जन है। तो और उनके बीच की दूरी भी दी हुई है और हमसे पूछा जा रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो इसको हमको जो सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन जो इसका होता है वो होता है P इक्वल टू क्यू इंटू टू एल, क्यू इंटू टू एल। तो इसको जो है सॉल्यूशन करना पड़ेगा, तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करने पर जो इसका आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर 7.68 इंटू 10⁻⁻29 सेंटीमीटर। आप खुद जो है फॉर्मूला लेके इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। ज़्यादा भारी जो है अंकीय प्रश्न नहीं है, अंकित प्रश्न आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन, एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है हमेशा सतह के लंबवत होती है। तो याद रखिएगा ये सब प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। उसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन, दो बिंदु आवेश पहले वायु में फिर एक के परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतने ही परस्पर बिंदु पर रखे जाते हैं। तो दोनों दशाओं में आवेश के बीच लगने वाले बल का अनुपात क्या होगा। तो बल का अनुपात हमेशा जो है के अनुपात जो 1 हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। तो आपको याद रखना है कि अगर किसी भी वायु में पूछे और किसी भी परावैद्युतांक के माध्यम में पूछे तो वायु को हमेशा नीचे रखना है और किसी भी माध्यम को जिसका पूछे उसको ऊपर रखना है। तो वो हो जाएगा के प्रोपोर्शनल जो के रेशियो 1। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक। तो किसी भी जो है विद्युत रोधी अर्थात कुचालक का पदार्थ का जो परावैद्युतांक हमेशा अधिकतम होता है, इसलिए इसमें देखिए सबसे अधिकतम जो है 5, इसलिए हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। आप कभी कभी 6 भी दे देगा तो आपको अधिकतम पे जाना, तो ये हो जाएगा 6 नंबर। तो आपको जैसा आंसर दिया रहेगा उस तरह से आपको आंसर देना है। उसके बाद चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। 17 नंबर क्वेश्चन का जरा विद्युत क्षेत्र ई और बी के बीच संबंध होता है। तो विद्युत क्षेत्र ई और भी के बीच जो संबंध होता है ये होता है E = -dB/dx। उसके बाद चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। 18 नंबर क्वेश्चन का जरा, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाता है तो उसके अंदर का विभव जो है धनात्मक होगा और समरूप होगा। उसके बाद चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन कि साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या हमेशा बढ़ती है। तो ये ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है साबुन वाला, तो ये पूछे जाते हैं। इसको बढ़िया से जो माइंड में सेट कर लीजिए, साबुन के बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ती है। उसके बाद चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। तो 20 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक होता है। विद्युत द्विध्रुव का ऐसा ही मात्रक होता है कूलम मीटर। कूलम मीटर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। 21 नंबर क्वेश्चन का जरा विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र में भिन्न दिशा में है। तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा, तो पथ जो हमेशा परिवलय होगा। तो हमेशा जो ये परिवलय होगा कि एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से अगर भिन्न दिशा में तो वो पथ जो इलेक्ट्रॉन का वो परिवलय होगा। उसके बाद होता है 22 नंबर एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है, सॉरी बीमा पूछा जा रहा है। एप्सिलॉन नॉट की बीमा जो होती है m-1 l-3 T⁴ E2। उसके बाद चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन का जा रहा है कि दो सजातीय व बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच एक अन्य आवेश Q अगर रख दे तो संतुलित निकाय हो जाता है। तो Q का मान क्या होगा, तो Q का मान जो होगा -Q/4 होगा। उसके बाद चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। 24 नंबर क्वेश्चन का जरा इलेक्ट्रॉन विभव द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन विभव द्वारा हमेशा जो ऊर्जा को मापा जाता है, ऊर्जा को। उसके बाद चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। 25 नंबर क्वेश्चन का जरा एक स्थिर आवेश उत्पन्न कर सकता है। तो एक स्थिर आवेश जो है केवल विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र नहीं। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन का जरा निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है। तो किसका अस्तित्व संभव नहीं है, तो वो है यहाँ पर 2.4 × 10⁻⁻19 कूलम। क्योंकि जो Q जो हमेशा जो Ne के फॉर्मूले पर चलता है, Ne। तो Ne कहने का अर्थ है E = हो जाता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसके जो गुणनफल के रूप में चलता है।
तो ये यहाँ पर देखिए 1.6 में अगर 2 से गुना कर दें तो ये 3.2 मिल जाता है। अगर हम 1.6 में 4 से मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये प्राप्त हो जाता है, और ये ऑलरेडी डी नंबर ऑप्शन है। लेकिन 2.4 जो है हमेशा जो है पूरा n के माध्यम में प्राप्त नहीं होगा, वो जो है किसी पॉइंट में निकलेगा। तो जब पॉइंट में मान निकलेगा तो n का मान जो है पॉइंट में नहीं होना चाहिए, ये पूर्ण गुणज होता है। तो ये जो या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, ये तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, पॉइंट में मान आएगा ही नहीं। अगर आ रहा है तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। उसके बाद है 27 नंबर, मुक्त आकाश में परावैद्युतता होती है। तो मुक्त आकाश में हमेशा परावैद्युतता होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराडे पर मीटर। उसके बाद है 28 नंबर, यदि दो आवेश के बीच दूरी दुगनी कर जाए तो उनके बीच की दूरी जो है लगने वाला बल, जो उनके बीच लगने वाला बल जो है हमेशा जो है वो 1/4 गुना होगा, 1/4 गुना। उसके बाद चलते हैं 29 नंबर, वेक्टर पी आघूर्ण वाला एक विद्युत तेज विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र है ई, और जो कि 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इस पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होता है? बल आघूर्ण होता है पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। तो बल आघूर्ण यहाँ हो जाए, और साइन थीटा, थीटा का मान दिया हुआ है 90 डिग्री, 90 डिग्री बैठाएंगे तो साइन 90 डिग्री का मान हमेशा 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1। तो पीई इंटू 1, तो ये हो जाएगा पीई। तो 29 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर पी। उसके बाद आता है 30 नंबर, जैसा कि अभी तुरंत हमने बताया पीई साइन थीटा। तो वेक्टर में जैसे जाएंगे तो क्रॉस वेक्टर जैसे हम हटाते हैं तो वहाँ पर साइन थीटा देना होता है, तो साइन थीटा हटाएंगे तो क्रॉस वेक्टर देना होगा। यहाँ पर वही क्या हुआ है, तो क्रॉस वेक्टर दिया हुआ है, तो वेक्टर पी इंटू जो है वेक्टर ई, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पीई। उसके बाद चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। तो 31 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो वो होती है ई अल्फा 1/r⁵। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद है 32 नंबर, विद्युत तीव्रता की बीमा क्या होती है? विद्युत तीव्रता की बीमा, तो विद्युत तीव्रता की बीमा जो है वो MLT-3I-1। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर आपको जो प्रश्न याद करने ही होंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आपको बहुत हल्के 2 से 3 ही पूछे जाएंगे, बाकी आपको याद करने पड़ेंगे। उसके बाद है 33 नंबर क्वेश्चन, कि किसी आवेशित खोखले गोलेकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। तो विद्युत तीव्रता का मान आवेशित खोखला गोला के अंदर हमेशा 0 होता है। उसके बाद है किसी अचालक पदार्थ के गोले के आवेश देने पर वह विपरीत हो जाता है। तो और विपरीत हो जाता है, तो विपरीत होता है, तो आवेश देने पर जो वो क्या हो जाएगा? तो किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह विपरीत हो जाता है। तो अचालक है, वो कुचालक है, कुचालक पदार्थ में आवेश देने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसलिए यह सतह पर, सतह के अलावा अंदर भी केवल भीतर, इसका कोई मान ही नहीं है कि आवेश वितरित होगा। इनमें से हो जाएगा कोई नहीं, आवेश कहीं नहीं जाएगा। उसके बाद है 35 नंबर क्वेश्चन है, किसी परावैद्युत का परावैद्युतक यदि एप्सिलॉन r है और उसमें 2 बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील बल F है, तो परावैद्युत को यदि हटा देंगे तो आवेश के बीच जो क्रियाशील बल क्या होगा? तो हो जाएगा एप्सिलॉन r इंटू F। उसके बाद है 36 नंबर क्वेश्चन, कि r दूरी से अलग 2 आवेशों के बीच बल F लगता है। तो यदि आवेशों का मान यदि दुगुना कर दिया जाए तो उन दोनों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो इनके बीच लगने वाला बल क्या होगा? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जो कि ज़्यादातर पूछे जाते हैं। हर साल जो है ज़्यादा चांस रखते, साल बाय साल करके जो ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, जिसके आपको याद कर लेना। और इसका आंसर हो जाएगा सी। जब हम आवेश को दुगुना कर देंगे और दूरी को आधा कर देंगे तो बल जो है 16 गुना बढ़ जाता है, तो इसलिए हो जाएगा 16F। उसके बाद है 37 नंबर क्वेश्चन, किसी दी गई दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रॉन आवेश के बीच और कूलम्ब बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों के बीच का अनुपात कितना होता है? तो दोनों के बीच का अनुपात हमेशा 10⁻⁻42 होता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल का अनुपात है। अगर पूछ दे विद्युतीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात, तो उल्टा हो जाएगा, तो यह माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा 10⁻42। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव का सॉल्व करके आसानी से याद रख सकते हैं, और आपको याद ही करने पड़ेंगे। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए जो आपको जो याद करने वाले क्वेश्चन है उसको तो आपको माइंड में सेट करना ही होगा।